Good morning, students. Welcome to again सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल्स। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। आज बेटा हम सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। किसका? सरफेस केमिस्ट्री का। ओके, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर काफ़ी जो डिस्कस किया था फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। आज हमारा मेन मोटिव होगा जैसे फ्रेंडुलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पे बेस अगर कुछ टॉपिक होंगे तो वो करेंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए इसको। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बाय सॉलिड। ठीक है, कि सॉलिड आपका कोई एडजॉर्बेंट है, ठीक है, और उसके ऊपर आपकी गैस एडजॉर्ब हो रही है, तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है नेचर। किसका नेचर? नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब जो एडजॉर्बेंट आप ले रहे हो, जिसके ऊपर आपका एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब होना है, उसका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब उसका सरफेस एरिया कैसा है। उसी हमने आपको एक फैक्टर बताया था बेटा, जितना सरफेस एरिया लार्ज होगा आपके पास, उतना ही उसके ऊपर एडजॉर्प्शन का है उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। दूसरा, इसीलिए तो हम कहते हैं, जैसे आपने मैंने एक पीछे था आपके पास कि एडजॉर्प्शन के लिए जब हम मैकेनिज्म करते हैं तो उसके लिए हम फाइनली डिवाइडेड मेटल है उनका यूज करते हैं। जैसे देखो, मान लो मेरे पास यही है, ये आपके पास प्लेटिनियम है। अब ये प्लेटिनियम जो है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फ्री वैलेंसी पे एडजॉर्प्शन होता है। फ्री वैलेंसी जो बात कर रहे थे ना भाई, फ्री वैलेंसी होती है फाइनली डिवाइडेड मेटल के पास। अब जैसे देखो प्लेटिनियम है, तो मैंने पहले तो देखो ये प्लेटिनियम को ऐसे अटैच कर रखा है, और जो मैं यहाँ पे डॉट डॉट दिखा रहा हूँ ऐसे एक प्लेट पीटी के पास दो डॉट डॉट लाइन है ना, इसी तरह इसके पास भी ऐसे है बेटा, इसके पास भी ऐसे है। ठीक है, तो देखो आपको जो डायग्राम में जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो मेरे पास डॉटेड लाइन, ये तो देखो इसके पर्टिकुलर क्या बन रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, तो इनको नहीं करेंगे। जो ये यहाँ पे डॉटेड लाइन है बेटा, ये इसकी फ्री वैलेंसी है। देखो टोटल फ्री वैलेंसी यहाँ पे कितने हैं, दो, दो चार, दो छः और दो आठ। ठीक है, मतलब एक पीटी के पास टू है, तो चार पीटी के पास कितनी होगी, 8 फ्री वैलेंसी आपके पास। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिया, आपके पास H2 गैस ली है। कौन सी गैस ली है? H2 गैस। तो पहले क्या होगा, ये H2 गैस अपना, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहली कंडीशन में हमारे पास होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। पहले फिजिकल होता है, फिर आपके पास केमिकल, क्योंकि पहले वीक इंटरेक्शन क्रिएट होता है, जिसको हमने बताया था वीक वंडरवाल फोर्सेस बेटा। ठीक है, तो देखो ये आपके पास जो सबसे पहले जो हाइड्रोजन था वो क्या करेगा, वो आपके पास इसके साथ वो एडजॉर्ब होगा किस पे, इस फाइनली डिवाइडेड सरफेस पे। तो ये तो बात थी हमारे पास कि भी आपके पास नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, जो आपका एडजॉर्बेंट है उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अब आप इसको बोलते हैं जैसे फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनियम है या फाइनली डिवाइडेड निकल आपके पास, तो वो फाइनली डिवाइडेड क्यों लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी जो फाइनली डिवाइडेड मेटल है वो आपके पास रिएक्टिव होती है। ठीक है, ताकि उससे केमिकल रिएक्शन इजीली हो सके। नॉर्मली अब लेते हैं तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी होते हैं, इसमें इम्प्योरिटी नहीं होती है आपके पास। या आप पाउडर फॉर्म के अंदर लेते हो, आप ले सकते हो। आप जैसे देखो कौन कौन से ऐसे एडजॉर्बेंट जो एक्सेलेंट वर्क करते हैं, जैसे मान लो आप ले सकते हो चारकोल है, चारकोल जिसको आप वाटर प्योरीफायर है उसके अंदर यूज करते हैं। सिलिका जेल है आपके पास, सिलिका जेल है आपके पास, तो ये क्या है, एक्सीलेंट मतलब अच्छे एडजॉर्बेंट है। तो हम जो बात बता रहे थे, ये आपकी प्लेटिनियम थी, इस पे पहले आपका हाइड्रोजन है वो क्या होगा, आपका एडजॉर्ब हो रहा है आपके पास, मतलब वीक इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा है। फिर क्या होगा, इसके बीच की यहाँ की जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड टूट जाएंगे यहाँ से, ये H और H का बीच वो बॉन्ड हट जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगा आपके पास पीटी पीटी, ये H यहाँ पे ऐड हो गया, ये H यहाँ पे ऐड हो गया। नीचे आपका जो डायग्राम था बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो इसका मतलब ये जो फ्री वैलेंसी आपकी यूज हो चुकी है, ये यहाँ पे एक फ्री वैलेंसी यूज होगी, उसने साथ क्या बना लिया, ऐसे बॉन्ड क्रिएट कर लिया। क्या क्रिएट कर लिया? बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आपके पास। अब आगे जो आपके पास नेक्स्ट में इसी में देखते हैं, नेक्स्ट में आपके पास जैसे बॉन्ड क्रिएट हो गया आपके पास, ये जो मेरे पास हो गया है ये है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या था, यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड था और ये डॉटेड बॉन्ड बन रहे थे। अब वो ये वाला बॉन्ड हट गया आपके पास, और ये जो चीज बन के आई हमारे पास वो हो गई केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या देखो मैंने क्या बताया आपको बेटा, यहाँ पे फ्री वैलेंसी टोटल 8 थी ना, तो क्या हुआ, पहले डॉट डॉट बॉन्ड बन गया आपके पास,
और ये तो हाइड्रोजन गैस थी तो बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ये यहाँ तक का केमिकल ना फिजिकल एडजॉर्प्शन है। फिर क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, अब एक एच यहाँ लग गया, एक एच यहाँ लग गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या बन गया आपके पास, केमिकल एडजॉर्प्शन होगा आपके पास। और दूसरा देखो, हम ये बोलते हैं, जैसे मान लो ये तो मेरे पास एक था ऐसा वैसा, अगर मैं इस पूरी को देखो कैसे कर देता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे देखेंगे सभी बच्चे, पीटी, ये प्लेटिनियम हो गया आपके पास, एक बार देखो अच्छी तरीके से यहाँ पे देखो, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, ये डॉटेड, ये प्लेटिनियम, ये प्लेटिनियम डॉटेड। देखो हम यही तो बता रहे थे, फ्री वैलेंसी 2, 2 4, 2 6 और 2 8 आपके पास, ये डॉटेड बॉन्ड कर लेंगे यहाँ पे। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं यहाँ से, पूरा पूरा ब्रेक कर दें, तो इसका मतलब अब हमारे पास जो फ्री वैलेंसी है और भी ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। कैसे, देखो एक पीटी के पास ऐसे ये ब्रेक हो गया, मान लो ऐसे हो जाएगा ना आपके पास, ब्रेक होने के बाद सिस्टम ऐसे रहेगा, पीटी, ये नीचे ऐसे, इसी तरह ये आएगा पीटी, डॉट डॉट डॉट, फिर ये पीटी तो जुड़ा हुआ है। अब देखो ये ध्यान रखना, मैंने जो डॉट डॉट बॉन्ड जो है ना, देखो बेटा, क्योंकि ये बॉन्ड ही तो तोड़ा है मैंने, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये थोड़ी तोड़ा, ये तो एज इट इज है। अब देखो इसके पास कितनी फ्री वैलेंसी होगी, पहले कितनी थी, 8 थी, पहले यहाँ पे कितनी फ्री वैलेंसी थी बेटा, 8 थी, अब कितनी होगी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अब 12 हो गया आपके पास। अब जितने ज्यादा फ्री वैलेंसी होगी उतने ही अब मतलब जो एडजॉर्बेंट उतना ही अच्छा होगा हमारे पास, क्योंकि उसके पास सरफेस एरिया उतना ज्यादा बढ़ गया, पहले सरफेस एरिया इतना था, अब सरफेस एरिया और भी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो बता रहा है वो नेचर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर आउट होगी आपको, जो हमने बताना चाह रहे थे आपको। अब देखो नेक्स्ट आपके पास है नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब, भाई जो गैस आप एडजॉर्ब करें उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हम एक फैक्टर बता देते हैं, नॉर्मल सी अगर बात करते हैं, देखो ये बाद में कर लेंगे, यहाँ देखो कि नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब, तो इस बात को ध्यान देंगे, जैसे मान लो आपके पास एक H2 है, एक N2 गैस होगी, एक CO होगी, एक CH4 होगी, ठीक है। अब इसका कितना वॉल्यूम एडजॉर्ब हो रहा है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ एडजॉर्ब, मान लो आपके पास इसका वॉल्यूम आपके पास एडजॉर्ब जो आपके पास है वो कितना है, अगर हम टेबल की बात करें तो इसका जैसे हो गया 4.7, ये हमने मतलब कोई ये गैस H2 गैस ये एडजॉर्ब हो रही है किसी एडजॉर्बेंट पे, तो इसका वॉल्यूम एडजॉर्ब हुआ है 4.7, ये टेबल का मान आपके पास, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट है 8.0, फिर मान लो आपके पास है 9.5, 16.2, ये वॉल्यूम ऑफ गैस इतना मेरे पास एडजॉर्ब हुआ है। और इस कंडीशन पे इसको मैं बाद में करता हूँ, देखो। और यहाँ पे मेरे पास क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर आपने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था हमने, टीसी जिसके बारे में बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई व्हेनेवर प्रेशर में बी लार्ज, ठीक है। तो जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर की हमारे पास डाटा से हम टेबल से वैल्यू लेते हैं, जैसे ये आपके पास है 33 होगी, यहाँ पे ले लेते हैं 33, ये आपके पास होगा 126, 134, 190। तो देखो बेटा ये देखो ये क्या बताया मैंने, ये कुछ गैस है हमारे पास, ये हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन, ये आपके पास मीथेन गैस है। अब हमने ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखा भाई, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो आपका हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होगी वो होगी 4.7, ये 8.0, ये 9.5, ये 16.2। तो यहाँ और यहाँ पे इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बताया गया भाई, ये अगर 4.7 एब्जॉर्ब हो रही है तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 33, कितना है 33 है बेटा। और अगर 8.0 है तो ये सिर्फ टेबल का मान में समझाने के लिए आपको, ये ना तो आपको एग्जाम के अंदर ऐसे टेबल के मान वैल्यू वगैरह कुछ नहीं लिखने आपको, ठीक है। इस समझने के लिए है कि इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन क्या है।
1 to 6। तो आप देख रहे हो कि भाई जैसे जैसे इधर आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब हो रहा है तो टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब हमने थोड़ा रिलेशन समझ लिया माइंड के अंदर कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है तो उतनी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब होती है, ठीक है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका मेन रिलेशन क्या है कि भाई जो भी मान लो, देखो ये मान लो ये ब्लैक बोर्ड जो आपके पास है, जो भी बोर्ड है, वो आपके पास किसका काम कर रहा है, एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है। जो चौक के पार्टिकल हैं वो एडजॉर्बेंट का काम कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये चौक के पार्टिकल कितने टाइम तक इसके ऊपर रहते हैं। तो इसी तरह जब भी गैस किसी एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब होगी तो उसके साथ बनाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, मान लो जैसे मेरे पास ये है कि अगर मैं बोलूँ जैसे मेरे पास ये एंड है, मेरे दो एंड है और मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो और ये ऐसे दोनों चिपके ऐसे कब तक रहेंगे। अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा, तो हम बोल सकते हैं भाई उतना ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तो एक जर्नल मतलब एक आइडिया था कि भाई जितनी वॉल्यूम गैस एडजॉर्ब हो रही है आपके पास है, जैसे इधर जा रही है तो इंक्रीज हो रही है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उतनी वो गैस क्या हो रही है, इतनी जल्दी लिक्विफिकेशन भी इंक्रीज हो रही है उसकी भी, ठीक है। बट मेन फैक्टर क्या है, जब भी आपकी गैस एडजॉर्ब हो रही है किसी एडजॉर्बेंट पे, उस पर डिपेंड करती है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो आपको बस माइंड के अंदर जो बुलेट पॉइंट मेरा है, बुलेट पॉइंट का मतलब इस पॉइंट का मेन पॉइंट वो ये है बेटा कि भाई आपके पास ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, किसका, इस एडजॉर्बेंट का और बैंड के बीच में, तो उतना अच्छा आपके पास क्या होगा, एडजॉर्बेंट होगा, मतलब एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर क्या करोगे आप, इंक्रीज करोगे आप, तो आपकी क्या होगी, पहले तो केस के अंदर क्या हो गया, पहले तो एडजॉर्प्शन क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, फिर क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों, टेम्परेचर क्या करेगा, जैसे मान लो अगर हम देखें, जैसे मान लो ये आपके पास गैस, ठीक है, और ये आपके पास है सॉलिड। तो गैस किसका काम कर रही है, एडजॉर्बेंट का, और ये किसका काम कर रहा है, एडजॉर्बेंट का। इधर आपके पास कंडेंसेशन और ये एवोपरेशन, ठीक है। ये कंडेंसेशन, ये ऑपरेशन, ये गैस काम कर रही है एडजॉर्बेंट का, ये एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है सॉलिड आपका, मतलब सॉलिड एडजॉर्बेंट जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये दोनों आपके पास अटैच हो जाएंगे, गैस एडजॉर्ब, गैस क्या होगा, एडजॉर्ब ऑन किस पे होगी, सॉलिड पे, और प्लस में आपके पास हीट, प्लस में क्या आ जाएगी, हीट आ गई। हीट का मतलब क्या है कि ये जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस इधर चल रहा है ना हमारे पास, वो कैसा है बेटा, एक्सोथर्मिक है। कैसा है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट अगर आपके पास आउट हो रही है, आपके पास निकल रही है, तो इसका मतलब कैसा है, एक्सोथर्मिक। अब मेरा मेन मकसद ये था भाई, टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर केस में देखिए हमारे पास एक पॉइंट भी, एक डेफिनेशन है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहले तो देखो इस ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, मैंने लिखा है गैस किसका काम कर रही है, एडजॉर्बेंट का काम कर रही है, सॉलिड किसका काम कर रहा है, एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है। तो एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, जब अगर गैस इस सॉलिड पे एडजॉर्ब हो जाएगी, तो मैंने ये लिखा है गैस एडजॉर्ब ऑन ए सॉलिड। तो ये प्रोसेस कौन सा है, कंडेंसेशन, क्योंकि मैंने गैस को किस पे कंडेंस कर दिया, सॉलिड पे। और अगर मान लो मैं बैक लेके आता हूँ, एवापोरेशन का मतलब इसमें से जो गैस एडजॉर्ब हुई थी उसको हटा दे, तो इसका मतलब देखो अगर इधर चल रहे हैं हम तो वो एडजॉर्प्शन है। कंडेंसेशन वाले प्रोसेस में अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हूँ बेटा, तो वो किसका तरह काम कर रहा है मेरे पास, एडजॉर्प्शन की तरह काम कर रहा है। और अगर एवापोरेशन की बात करें तो वो किसकी काम कर रहा है, डिसॉर्प्शन की तरह काम कर रहा है। और डिसॉर्प्शन की तरह का मतलब जो चीज एडजॉर्ब हो रही थी वही तो है, डिसॉर्प्शन वही तो होता है, जो चीज एडजॉर्ब हो रही है वो हमने उसके अंदर से क्या कर दी, रिमूव कर दी। क्योंकि ये गैस किस पे एडजॉर्ब हुई थी, सॉलिड पे तो हुई थी, मैंने क्या कर दिया, इस सॉलिड पे जो ऑब्जर्व हुई गैस पे उसको हटा दिया यहाँ से, और हटा दिया तो रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब हम कहाँ आ गए, इस बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। किसमें आ गया आपके पास, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो यहीं पे हमारे पास एक डेफिनेशन है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, वो क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व, कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व होगी। जैसे देखो अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व कब,
अब व्हेन 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस इज एडजॉर्ब, कहाँ एडजॉर्ब होगी, ऑन द एडजॉर्बेंट, ऑन द एडजॉर्बेंट। मान लो हमारे पास ये जो गैस है वो 1 मोल है, ये कहाँ एडजॉर्ब हो रही है, इस एडजॉर्बेंट पे ऊपर। ये 1 मोल ऑफ गैस है वो कहाँ एडजॉर्ब हो रही है, इस 1 मोल ऑफ, ये 1 मोल ऑफ गैस एडजॉर्ब कहाँ हो रही है, किसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो रही है, इस एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, ठीक है। तो उस केस में जितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलती है उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, उसको बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फैक्टर था, हमारे पास एक आपके पास है प्रेशर, ये क्या है, प्रेशर। तो देखो अगर आप प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हो तो उतनी आपके पास एडजॉर्प्शन क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। प्रेशर अगर आप इंक्रीज करोगे उतना ही एडजॉर्प्शन क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा आपके पास। उस कंडीशन पे आप क्या कांस्टेंट रखते हो, उस कंडीशन पे आप जैसे देखो ये N2 है आपके पास, ठीक है, और इधर आपके पास है प्रेशर, ठीक है। N2 एडजॉर्ब है चारकोल, N2 एडजॉर्ब है चारकोल। और मान लो हमारे पास ये जैसे मैं कुछ पर्टिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या है, ये टेम्परेचर तो मैं रखूंगा यहाँ पे क्या रखूंगा, कांस्टेंट T रखूंगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक बार चेक कर लेते हैं, दिखाई भी दे रहा है अपने नीचे की लाइन नहीं दिखाई दे रही आपको ना, ये नीचे का नहीं दिख रहा होगा, तो एक मिनट रुको। देखो ये ग्राफ को पहले देखो, ये यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है हमारे पास। टेम्परेचर वाले केस में क्या, बस बुलेट पॉइंट यही था हमारे पास जो हमने चीज समझी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। अब ये जो हम प्रेशर कर रहे हैं वो देखो एक बार, प्रेशर थोड़ा नीचे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये भी हटा देते हैं यहाँ से। प्रेशर केस में हम ये बताना चाह रहे हैं बेटा, देखो आपकी जो N2 गैस है एडजॉर्ब कहाँ हो रही है, चारकोल पे, और यहाँ पे आपका कौन है, यहाँ पे आपका पास है प्रेशर, और ये आपके पास पर्टिकुलर टेम्परेचर की लाइन है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये टेम्परेचर है आपके पास 273 केल्विन, ये है 244 केल्विन, ठीक है, ये आपके पास है 185 केल्विन। तो ये लाइन पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर, आप 273 लेते हो तो ऐसे आपके पास, तो इसका मतलब देखो इधर जब आप चल रहे हो, क्योंकि इधर जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना आपके पास, तो आपका एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज, मतलब जैसे कर्व ऐसे बढ़ रही है आपकी, कर्व क्या हो रही है, ऐसे इंक्रीज हो रही है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर तो थोड़ा सा चेंज करते हो, प्रेशर के अंदर स्मॉल वैल्यू चेंज करते हो, टेम्परेचर लो रखोगे, इसके अंदर टेम्परेचर क्या रखोगे, लो रखोगे, क्योंकि टेम्परेचर तो अगर आप ज्यादा इंक्रीज कर दिया आपने तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम ध्यान रखेंगे, अगर आप प्रेशर हाई प्रेशर करते हो, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रखना, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, तो उस केस में आपके पास उतनी आपके पास एडजॉर्प्शन, मतलब जो आपका एडजॉर्प्शन है गैस बाय सॉलिड का है वो उतना ही ज्यादा होगा, तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो आपके पास, तो देखो हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ तक की जो फैक्टर थे वो क्लियर आउट हो चुके हैं बेटा। सरफेस एरिया की बात थी हमारे पास पहली, कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा लार्ज होगा उतनी ज़्यादा एडजॉर्प्शन अच्छा होगा। अच्छे एक्सेलेंट एडजॉर्बेंट के रूप में कौन कौन काम करते हैं, जैसे चारकोल होगा आपके पास, या आपके पास सिलिका जेल होगी, ये क्या है, एक गुड एडजॉर्बेंट, एक्सेलेंट एडजॉर्बेंट की तरह काम करते हैं। कोई गैस एडजॉर्ब हो रही है वो, टेम्परेचर की बात हमने सीख ली है, प्रेशर के अंदर मैंने बुलेट पॉइंट बता दिया आपको, हाई प्रेशर और क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट आता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये देखो आपके पास उसमें भी आया था, पीछे भी आपके पास, देखो ऊपर में सभी बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो आई थिंक हम इसको हटा देते हैं। ये सभी को हमने रिमूव कर दिया है। देखो अब हमारे पास है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन है आइसोथर्म। आइसोथर्म कभी भी वर्ड आता है आपके पास, वहां पे आपका माइंड के अंदर ध्यान लेना, वहां पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर होगा, बट आइसोथर्म वर्ड आ जाता है वहां पे कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, और इसका मतलब ये है x/m वर्सेज p,
एक्स बाई एम वर्सेज पी आपके पास। और देखो यहाँ पे नीचे मेरे पास लिखा है एडजॉर्प्शन आइसोबार, एक देखो यहाँ पे क्या है एडजॉर्प्शन आइसोबार, इसका मतलब है एक्स बाई एम वर्सेज टी। यहाँ पे क्या है कौन है एट कांस्टेंट टी। आइसोबार बढ़ा जाता है, वहां पे क्या है कांस्टेंट कौन है आपका प्रेशर है। और अगर आपके पास आइसोथर्म आ जाता है तो वहां पे कांस्टेंट कौन है आपका टेम्परेचर आपके पास। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। अब ये एक्स बाई एम एक्चुअली है क्या, देखो एक्स का मतलब क्या है, ये आपके पास एम का मतलब है मास ऑफ एडजॉर्बेंट और एक्स का मतलब है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट। तो मैं बताता हूँ क्या है, एक्स क्या है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट आपके पास, और जो एम है आपके पास वो कौन है आपके पास मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, और पी किसका काम करता है प्रेशर का, पी किसका काम करता है प्रेशर का। और अगर देखो मान लो आइसोबार में टी किसका काम करता है टेम्परेचर का, टी किसका काम करता है टेम्परेचर का। ठीक है, तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दैट विल बी द रिलेशन बिटवीन, एक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है रिलेशन बिटवीन एक्स बाई एम वर्सेज पी। और अगर आपसे पूछा जाए एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या है तो दैट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स बाई एम वर्सेज टी, जहां पे कांस्टेंट कौन है प्रेशर है। अगर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पूछा जाए तो एक्स बाई एम वर्सेज क्या है आपके पास पी, जहां पे कांस्टेंट कौन है टेम्परेचर है। ठीक है, और ये मैंने बता दिया है कौन कौन क्या क्या आपके पास। तो यहाँ से ही हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है आपसे, वो देखो अभी करते हैं हम आपके सामने। वो टॉपिक ये है फ्रेंडोलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडोलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो यहाँ पे वर्ड हुआ है आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब इसमें सेम वही होगा। तो ये अगर मैं सीधा सा मतलब बताऊं कि फ्रेंडोलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, इट इज रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में एक्स बाई एम वर्सेज आइसोथर्म है, तो इसका मतलब क्या है पी और कौन है एट कांस्टेंट टी आपके पास, एट कांस्टेंट टी आपके पास। ठीक है, आइसोथर्म आता है वहां पे कांस्टेंट कौन होता है टी होता है। तो जो यहाँ पे रिलेशन बन के आएगा आपके पास, जो यहाँ पे जो रिलेशनशिप आएगा हमारे पास वही आएगा फॉर्मूला एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी की पावर 1 बाई एन। ये ध्यान रखना, ये रिलेशन आपके पास, ये तो इसमें ग्राफ बनेगा ना, ये तो ग्राफ का नोटेशन है आपके पास। ठीक है, और रिलेशन ये था कि x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है p के, और जो 1 बाई एन है 1 बाई एन इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाया करेगी, 0 to 1 आपके पास। ठीक है, तो ये याद रखना जब भी कभी भी फ्रेंडोलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आए तो आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1 बाई एन आपके पास, p की पावर 1 बाई एन है वही आपके पास। x कौन है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, m कौन है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, p कौन है प्रेशर आपके पास। ठीक है, p कौन आपके पास है प्रेशर, और 1 बाई एन जो है जिसकी वैल्यू किसमें लाई करती है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ग्राफ आएगा हमारे पास, क्या ग्राफ आएगा वो बढ़ाता हूँ मैं देखो आपके पास। अगर एक बार इस रिलेशनशिप को ही करते हैं हम यहाँ पे ऊपर x बाई एम डायरेक्ट इन प्रोपोर्शनल p की पावर 1 बाई एन। एक बार क्या करता हूँ मैं इस 1 बाई एन की जगह पे 1 पुट कर लेता हूँ, और एक बार पुट करेंगे क्या इस 1 बाई एन की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं। देखो इस रिलेशन में अगर 1 बाई एन की जगह पे 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा लेते हैं यहाँ से, x बाई एन प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, p की पावर 1 बाई एन की जगह पे इस 1 बाई एन की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने 1 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया, तो किसी की पावर 1 एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन आ गया x बाई एम के पी, x बाई एम के
ये रिलेशन आ गया मेरे पास। और यहाँ पे क्या पुट करते हैं, अगर मैं केस नंबर सेकंड, ये बेटा केस नंबर फर्स्ट था, ये केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है। तो केस सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं, 1/n की जगह पे 0 पुट करते हैं, और केस फर्स्ट के अंदर 1/n की जगह पे 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करते हैं तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब सीधा सी है कि dx/m दैट विल बी द डिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। x/m है वो किस पे डिपेंड है, आपका प्रेशर पे डिपेंड है। x/m दैट विल डिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, और 1/n की जगह पे 0 पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, x/m के p की पावर 0। भाई पूरा का पूरा 1/n की जगह पूरा कर दिया मैंने, 0 पुट कर दिया, तो किसी की पावर 0 कितनी होती है, 1। तो ये तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये ऐसे आ जाएगा, x/m = k, x/m = k, x/m = k। इसका मतलब क्या है, x/m इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे तो p है ही नहीं, यहाँ तो इस टर्म में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो क्या है कांस्टेंट। तो देखो इन दोनों टर्म का याद रखना, इसमें ये डिपेंडेंट है, x/m डिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, और इसमें x/m इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो ध्यान रखेंगे, अब तक हमने जो चीज सीखी है फ्रेंडोलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्मिक, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n। इसमें मैंने 2 केस किए हैं, एक केस में मैंने पुट किया है इसके यहाँ पे 1, एक में 0 पुट किया है, तो ये इंडिपेंडेंट प्रेशर का वर्क है, ये डिपेंडेंट का है। अब इसमें जो ग्राफ बनता है वो देखो 1 मिनट के लिए। इसका मतलब यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है मेरे पास, जो ये आएगा कि जो आपके पास फ्रेंडोलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली एट लो प्रेशर। अगर मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन की बात करूं कि जो मेरे पास फ्रेंडोलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज ओनली एंड ओनली applicable at low pressure, ये लो प्रेशर पे एप्लीकेबल होगी, इस पे एप्लीकेबल होगी एट लो प्रेशर, ठीक है। अब देखो मेरे पास कैसे आता है इसका ग्राफ, जो मैं अभी आपको बताता हूं। यहां तक का आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर आउट हो गया होगा। अब देखो जो हमारे पास रिलेशन था, देखो यहीं से बनाते हैं ग्राफ इसका। देखो ऐसे था, x/m = k, p की पावर 1/n, ऐसे था ना, ठीक, ये होगा आपके पास, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये कौन हो जाएगा आपके पास, या टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में log लगा दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x/m, log x/m, ये क्या हो जाएगा, log k प्लस में 1/n log p, 1/n log p हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो, अब इसको हम करते हैं, आपने देखो ये तो ये लाइन तो बता दी ना हमने भाई, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो कैसे, मैंने लिख दिया भाई एप्लीकेबल ओनली एंड लो प्रेशर। तो मैं अभी दिखाऊंगा, देखो कैसे लो प्रेशर पे एप्लीकेबल थी वो। तो इसको हम लिख लेंगे y = mx + c, y = mx + c। तो ये ध्यान रखना, आगे पीछे भी लिख सकते हो उसको। कभी सोचो सर ये तो ऐसे होती है इक्वेशन, y = mx + c होती है, आपने c + mx लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इस टर्म को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसको आगे लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो वही बात बन जाएगा आपके पास, ठीक है। लो कर देते हैं इसको, या ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है, 1/n log p + log k, ठीक है। तो y = mx + c। तो ये मैं मतलब क्या है, m किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी स्लोप को, 1/n स्लोप, log p कौन है, x एक्सिस है, c कौन है आपका इंटरसेप्ट जो log k है, y एक्सिस के log कौन है आपका log x/m है, log x/m है। तो कर दो इसको, देखो तो ये देखो लाइन बन गया आपके पास, ये क्या होगा log x/m, और बेटा देखो x एक्सिस का log कौन है, log p, कौन है log p होगा आपके पास, x एक्सिस का log कौन होगा, log p, कौन होगा log p। तो ऐसे लाइन कर दिया मान लो जैसे हमने, तो ये क्या होगा आपके पास, ये कौन होगा log k, ये कौन होगा आपके पास log k हो गया, और स्लोप क्या आ गया आपके पास, स्लोप आ गया आपके पास 1/n, स्लोप क्या आ गया आपके पास 1/n आ गया आपके पास, स्लोप क्या आ गया आपके पास 1/n आ गया आपके पास, ठीक है।
तो एक तो ग्राफ ये बन गया आपके पास, एक ग्राफ आप यहाँ से बना सकते हैं, देखो ऐसे कैसा यहाँ से, एक तो मैंने देखो ये ग्राफ बनाया है log, देखो यहाँ पे क्या था x बाई एम वर्सेज log p, log x बाई एम वर्सेज log p, बेटा y एक्सिस का log ये है और आपकी जो x एक्सिस है उसके अलावा कौन है log p है, m कौन आपका स्लोप है 1/n, ठीक है, और log k कौन है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच का ये कट, ठीक है, ये इंटरसेप्ट होगा आपका, log की ये है, ये आपकी स्लोप होगी, स्लोप क्या होगा आपके पास 1/n। अब जो मैं बात बता रहा था कि कैसे इंडिपेंडेंट है प्रेशर पे, तो हम ऐसे बना सकते हैं, आप एक ग्राफ इसका ऐसे बन सकता है, यहाँ पे हो जाएगा x बाई एम, यहाँ पे आपका प्रेशर हो गया, अब मैंने देखो इसको ऐसे ऐसे कर रखा है, तो देखो यहाँ पे मैंने जाके लाइन को एकदम कांस्टेंट सा कर दिया, तो ये जो मेरे पास पॉइंट बनेगा, ये जो मेरे पास बना है आपके पास, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये जो मेरे पास लाइन बन के आई है आपके पास है, इसको मैंने जैसे ऐसे नोटेशन करके यहाँ पे लिख दिया सैचुरेशन प्रेशर, और ये कंडीशन कब है, जब x बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर जीरो, पी की पावर जीरो, जब 1/n की वैल्यू हम जीरो लेते हैं ना बेटा, 1/n की वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, तो इस कंडीशन पे ये सिचुएशन है आपके पास, और यहाँ पे क्या है x बाई एम इज इक्वल टू के पी, ठीक है, और यहाँ पे कौन है एट कांस्टेंट टी, कौन टेम्परेचर क्या आपके पास कांस्टेंट, कौन, अरे यार टेम्परेचर क्या लेते हैं इसके अंदर कांस्टेंट लेते हैं, तो देखो यहाँ पे जब देखो, क्योंकि इस जब मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे आता हूँ तो प्रेशर जीरो है ना, तो इधर चलेंगे तभी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो देखो जब प्रेशर आपका बढ़ गया ना, ज्यादा इंक्रीज कर दिया आपने, तो ये आपकी कर्व जो है वो क्या नहीं हो रही, जो एडजॉर्प्शन था क्या था आपके पास, देखो इसी को तो बोलते हैं द कर्व बिटवीन, जो कर्व आई ना मेरे पास, कर्व का मतलब ये कर्व जो आई है, कर्व बिटवीन x बाई एम वर्सेस p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कर्व इन बिटवीन x बाई एम वर्सेस p, x बाई एम वर्सेस p के बीच में जो कर्व आती है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, उसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो जब लो प्रेशर था तो एडजॉर्प्शन बढ़ रहा था आपके पास, तो इसका मतलब लो प्रेशर पे ये एप्लीकेबल है, बट एट हाई प्रेशर करते हैं तो ये क्या होगी इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कैसे चल रही है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में चलने का मतलब ये देखो यहाँ पे कब हुई इंडिपेंडेंट, तभी तो बोला हमने, क्योंकि 1/n की जगह पे क्या पुट कर दिया जीरो, तो इसका मतलब जीरो का मतलब ये तो टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब x बाई एम किसके बराबर होगा, k के बराबर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो p की पावर जीरो। तो ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन कब है बेटा, जब आपकी, जब ये x बाई एम क्या हो इंडिपेंडेंट हो प्रेशर पे, और यहाँ पे कंडीशन क्या है x बाई एम क्या है डिपेंडेंट है प्रेशर पे, तो इसका मतलब यहाँ पे 1/n की जगह पे 1 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे 1/n की जगह पे पुट कर रहा हूँ जीरो। तो इस टॉपिक का मेन मोटिव ये होगा हमारे पास बुलेट पॉइंट कि फ्रेंडोलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल एट लो प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ होगा, ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, कैसे आया है ये हमने बिल्कुल एज इट इज किया है, लोग लगा दे दोनों साइड में, ये log m into n है तो log m प्लस n हो जाता है, और इसकी पावर वो आगे आ जाएगी, इसलिए मैंने लिखा 1/n log p, ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा डेरिवेशन था इसका। अच्छा यहाँ पे ये देख लिया आपने सभी ने। अब यहाँ पे मेरे पास एक डेफिनेशन आ रही है, सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है, सैचुरेशन प्रेशर, the pressure at which adsorption become, the pressure at which adsorption become independent of pressure, जो आपके पास क्या है द प्रेशर एट विच एडजॉर्प्शन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं हमें सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं। एक बार इस चीज को देखें ध्यान से, तो ये हमारे पास हो गया सैचुरेशन प्रेशर की डेफिनेशन, द प्रेशर बियॉन्ड विच
एडजॉर्प्शन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, कि भाई जिस प्रेशर के ऊपर आपकी एडजॉर्प्शन क्या हो गई, इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट कब हुई है, यहाँ पे हुई ना इंडिपेंडेंट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें लाइन ऐसी सीधी आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये होगा आपके पास सैचुरेशन प्रेशर। तो ये डेफिनेशन याद रखना, द प्रेशर बियॉन्ड विच एडजॉर्प्शन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, उसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। मतलब सैचुरेशन ऐसे हो गई सीधी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो वहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, जो फ्रेंडोलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से रिलेटेड। तो इस चीज को रिवाइज करें बेटा, और इस पे जो बेस जो भी आपके पास क्वेश्चन हो गए वो मैं आपको वर्कशीट के रूप में प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।